तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा गुस्से में खड़े होकर के अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्ला करके कहता है कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के मामूली से कचड़े लेबर ऑफिस के एक डिसाइपल से तुम लोग हार के आए हो। ये चीज हमारे लिए सचमुच में बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। तो अब इधर अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में दोनों ही सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर शर्म के मारे अपने सिर को नीचे झुकाए हुए होते हैं। मगर तभी थर्ड यंग मास्टर हान थोड़ी हिम्मत कर कहता है कि फादर, वो लेबर ऑफिस का लड़का जू फैन वो जैसा दिखता है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है, और मुझे तो इस बात के ऊपर भी काफी ज्यादा संदेह है कि क्या उसके साथियों में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि उसकी सिर्फ बात का भी विरोध भी कर सके। तो अब तभी उनके साथ गए एल्डर मो भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस चीज की मैं खुद पुष्टि कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी इन आंखों से सेकंड यंग मास्टर की करारी बुरी हार देखी है। मैंने देखा कि कैसे उस लड़के ने सेकंड यंग मास्टर को बुरी तरीके से कुचल डाला। तो ये सुन सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, बुलशिट, तुम सब के सब लोग अब यहाँ पर सिर्फ बहाने ही दे रहे हो, और बात सिर्फ इतनी है कि तुम लोग हार गए, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि लोअर 3 सेक्टों में से किसी एक के डिसाइपल से। तुम लोगों ने सचमुच में मेरा सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तो बताओ बेटे, अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सुन सेकंड यंग मास्टर पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही कांपते हुए कहता है कि मुझे फादर के जजमेंट के ऊपर विश्वास है और वो जो कहेंगे मुझे वो मंजूर है। तब उनका फादर यानी कि सेक्ट लीडर कहता है कि अब क्योंकि तुम उसका एक हिट भी नहीं सह सके, इसका मतलब ये है कि अब आपका एक हाथ बेकार हो गया है। तो क्या मुझे तुमको उससे मुक्त कर देना चाहिए? तो अपने फादर की ये बात सुन थर्ड यंग मास्टर हान तो हैरान होते हुए उनसे कहता है, फादर प्लीज सेकंड ब्रदर को हैंडीकैप मत बनाइए। तो फादर गुस्से में कहता है कि जो लोग इथेरियल स्टेज में बस एंटर करने ही वाले हैं उनके लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं रह जाता, और उसके लिए उसके हाथ केवल सजावट के अलावा और कुछ नहीं रह जाते। और अगर तुम फिर भी इन्हें अपने पास रखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पूरे 49 दिनों तक चलते हुए फायर प्लेट्स पर सजा के तौर पर रहना होगा। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या चॉइस करते हो। तो अपने फादर की ये बात सुनकर के तो दोनों ही यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर अगले ही पल सेकंड यंग मास्टर कहता है कि फादर, मैं बर्निंग पिलर को चूज करता हूँ। तो उसके इस डिसीजन को सुन फादर भी एक पल के लिए उसी की ओर घूर करके देखता है, और फिर वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल यही, मेरे बेटों को बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक आदमी अपनी गलती की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेता है। ये सब कहते हुए फादर थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि सेकंड यंग मास्टर ने अपने फादर को प्राउड कराने के लिए हाथ कटवाने से भी ज्यादा खतरनाक सजा को चुना था। मगर तभी अचानक से कोई आता है और सेक्ट लीडर से कहता है कि रुको रुको। तो अब इधर उस आवाज को सुन सेक्ट लीडर भी थोड़ा शॉक हो गया होता है, जबकि तभी दोनों ही यंग मास्टर भी हैरान होते हुए पीछे मुड़ करके कहते हैं कि ये तो तभी हमें दिखाया जाता है उनका सबसे बड़ा एल्डेस्ट यंग मास्टर, और यही फादर को रुकने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर अपने फादर से आगे कहता है, फादर, ब्रदर की गलती इसलिए हुई क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा था, और इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फादर कहता है कि मगर लेकिन ये लोअर 3 सेक्ट के डिसाइपल से हार करके आया है, और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा लोअर एक लेबर डिसाइपल से। तो एल्डेस्ट ब्रदर कहता है कि सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक हीरो हमेशा कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा एंड पर ताकत ही मायने रखती है, हैसियत नहीं, और एक ताकतवर से हारना कोई अपमान की बात नहीं है। और करीब आ रहे डबल ड्रैगन गैदरिंग के जमावड़े के साथ सेकंड ब्रदर को इस समय इस तरीके की सजा देने से सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में ही नुकसान पहुंचेगा। तो फिर आखिर उनकी पोजीशन को कौन डिसाइड करेगा, और फिर तब हम लोग मिडिल 3 सेक्टों में से सबसे कमजोर लास्ट सेक्ट बन जाएंगे, और साथ ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट का डायरेक्ट टारगेट भी। और एल्डर मो तो क्लियरली तौर पर उसकी स्ट्रेंथ को देख चुके हैं, और फादर भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें मिडिल 3 सेक्टों के पूरे गुण हैं, इसलिए सब कुछ सिर्फ स्टेटस ही नहीं होता। तो अब इधर अपने एल्डेस्ट यंग मास्टर की ये सारी बातें सुन करके फादर भी उसकी बात के ऊपर काफी ज्यादा गहराई में सोचने लगते हैं। फिर साथ ही वो अपनी सीट पर से उठ करके आते हुए कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग को देखते हुए, जो कि अब हमारे काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, इसलिए मैं अब तुम्हारी पनिशमेंट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करता हूँ, और अब सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर इवोल्यूशन ही तुम्हारी इस सजा को हल्का करा सकता है, वो भी अगर तुम मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सके
तो तब ये सुनकर तो सेकंड यंग मास्टर भी अपने फादर को ग्रीट करते हुए उन्हें शुक्रिया करने लगता है। इसके बाद फिर फादर एल्डेस्ट यंग मास्टर की ओर देखता है और फिर अपने एल्डेस्ट सन से पूछते हुए कहता है कि एल्डेस्ट, आखिर तुम्हारा उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लेबर ऑफिस के उस स्टूडेंट को लेकर के आखिर किस तरीके का ओपिनियन है। एल्डेस्ट यंग मास्टर कहता है एक वर्दी अपोनेंट जो कि उस बोरिंग डबल ड्रैगन गैदरिंग को मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। तो तब अपने बेटे की ये बात सुन सेक्ट लीडर भी हल्के से स्माइल करने लगता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे कोई आशा नहीं है कि आप लोग हमें सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक तक पहुँचा पाओगे, लेकिन कम से कम आप हमारी इस पोजीशन को बनाए तो रख ही सकते हो। और अगर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में अपनी स्थिति से उठने की शक्ति है भी तो बेहतर होगा कि हम लोग दूसरों को इस चीज का शिकार बनाए। तो तब फादर के चले जाने के बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर भी अपने दोनों ब्रदर्स से कहता है कि फादर को इस बात की सबसे स्पष्ट क्लियरता है कि आखिर वो लेबर किस तरीके का सिग्नल दे रहा है। एल्डेस्ट यंग मास्टर के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। कहीं दूर पहाड़ों की दिखाई जाती है जहाँ पे कि हमें एक केव के सामने एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस केव के गेट के सामने आकर के किसी बंदे से कहता है जूनियर ब्रदर, मैं तो अपनी सेकुलरिज्म से बाहर आ चुका हूँ, तो फिर आखिर तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो। वैसे भी अब डबल ड्रैगन गैदरिंग शुरू होने ही वाली है और वो किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करती। तो ये सुन उस केव के अंदर बैठा बंदा हंसते हुए कहता है सीनियर ब्रदर, आप सच में काफी ज्यादा ग्रेट टैलेंटेड है जो कि काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं, इसीलिए तो आप इस नॉर्थ के वेस्टर्न लैंड के सबसे ज्यादा बेस्ट टैलेंट कहलाते हैं। इसीलिए सीनियर ब्रदर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि मैं इससे आपको कैचअप कर सकूं। ये सुनकर के वो सीनियर ब्रदर उससे कहता है ओ क्या जूनियर ब्रदर इसी तरीके से एक्ट करते हैं, अपने सीनियर ब्रदर को इस तरीके से टीज करके उसे चिढ़ा करके। तो अब इधर सीनियर ब्रदर के इतना कहते ही अचानक से केव के गेट से भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है जिसके प्रेशर को सेंस कर वो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अचानक से उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगती है जिसको देखने के बाद वो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। फिर साथ ही वो पीछे मुड़ करके उस आग की ओर देखने लगता है। उसके सामने आग की एक बेहद बड़ी दीवार खड़ी होती है। तो देख करके वो सीनियर ब्रदर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये तो जूनियर ब्रदर की इननेट फ्लेम पावर है और उसने फाइनली इन फ्लेम्स को अपनी सोल पावर से फ्यूज कर लिया है, इसलिए अब इसके पास इतनी ज्यादा भयानक पावर्स आ चुकी हैं। और फिर साथ ही वो स्माइल करके हंसते हुए कहता है कि ये सन की बेहद जल्द ही मेरे वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल के टाइटल को चुरा लेगा। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है और तभी हमें अगले सेक्ट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कि काफी सारे लोग जंगल के बीचों बीच आए होते हैं। तो तब एक मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बाकी लोगों से कहता है कि आखिर वो यानमो कहाँ भाग गया है। एक पेड़ की साइड पे खड़ी फीमेल डिसाइपल उससे कहती है ओ एल्डर किंग या सीनियर ब्रदर यानमो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहे और अब वो कह गए हैं कि वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही हमसे मिलेंगे। तो ये सुन उनका एल्डर किनिया भड़कते हुए कहता है कि वो कमीना लड़का फिर से ऐसा सब कर रहा है, फिर से इधर उधर अकेला ही भाग रहा है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से एक दिन उसका इसी तरीके से जल्दबाजी भरा व्यवहार रहा तो वो जल्द ही किसी न किसी के हाथों से मारा जाएगा। तो अब तभी अपने एल्डर की ये बात सुन पेड़ के पीछे खड़ा शैडो में एक बंदा उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, सीनियर ब्रदर यानमो कभी भी इस चीज को मिस नहीं करेंगे क्योंकि ब्रदर यानमो इस बार कभी भी वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट से मिलने का ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, इसलिए वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो जरूर ही आएंगे। तो अब इस बंदे के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है और अगले सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जू फैन क्विलिंग वगैरह उन सभी लोगों को चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि कम ऑन, मैं तुम्हारा 1000 मील दूर इंतजार कर रहा हूँ और अगर तुम सेक्ट में वापस जाने से पहले मरना नहीं चाहते तो अपनी पूरी ताकत लगा करके मुझसे मिलने के लिए वहाँ आना, शायद तभी मैं तुम्हें इस पॉइजन की दवा दे सकूं। तो अब इधर जूफन को इस तरीके से चढ़ाता हुआ देख क्विलिंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, तुम बस इंतजार करो, मैं बिना किसी बात के इस तरीके से तो मरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इधर इसी के साथ में हमारा ये सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सभी लोग 1-2 करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा करके काफी ज्यादा दूर का रास्ता तय कर चुके होते हैं। जबकि तभी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो लोग साथ ही कहते हैं हे भगवान प्लीज हमारी मदद करो, जू फैन सचमुच में एक बहुत ही बड़ा सीवेज मॉन्स्टर है, हम लोगों ने जरा सा भी मूव करना बंद किया तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। फिर साथ ही क्विलिंग अपने बेटे गैंगर से पूछता है कि गैंगर आखिर तुम अब तक कैसे संभले हुए हो। इधर गैंगर अपनी गांड तक का जोर लगाते हुए अपने दांत पीसते हुए अपने फादर से कहता है कि डैड पूरे 10 दिन हो गए हैं बिना मेरी कल्टीवेशन के और तब से मैं मुश्किल से ही अपने आप को होल्ड किए हुआ हूँ और अब मैं बस सिर्फ आराम करना चाहता हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि मृत्यु से भी
बदतर जीवन के बारे में जूफेन क्या कहा करता था। तो अब तभी क्विलिंग उससे कहता है कि गैंगर अपनी हिम्मत मत हारो और सिर्फ चलते रहो, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी ब्रेक के लिए रुकोगे तो वो चीज तुम्हारी जान भी ले सकती है। और तुमने तो ये खुद अपनी आंखों से देखा था कि जो लोग पीछे रुक गए थे उनके साथ क्या हुआ। दूसरी ओर एक पहाड़ी के ऊपर से वेनरेबल्स उन सभी लोगों को इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। तब उन लोगों की इस तरीके की हालत को देख वेनरेबल यान कहते हैं कि जूफेन क्या ये काफी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग उनमें से मारे जा चुके हैं। अगर इसी तरह कुछ और देर चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारा वहां जाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। इधर इसी के साथ में हमें जूफेन को दिखाया जा रहा है जो कि उन्हीं के पास एक पत्थर के ऊपर लेटे हुए उनकी बात सुन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अकेला ही जाऊंगा, और वैसे भी मेरा कहा गया एक एक वर्ड बिल्कुल सोने की तरह है, और मैं अंत तक इसी चीज पर कायम रहूंगा, और जब तक वो लोग वहां नहीं पहुंच जाते उन्हें तब तक ये सह नहीं होगा। और जो कोई भी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ कमजोर थे और कुछ भी नहीं। तो अब इधर जूफेन की इस बात के ऊपर वेनरेबल यांग भी उससे आगे कुछ नहीं कह पाते, और फिर आगे जूफेन से कहते हैं कि अभी इस समय तुम्हारी दवाई खाने के बाद में वो लोग सिर्फ मोर्टल्स हैं, उनके पास उनकी अभी जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं है, और इतने लंबे समय से ऐसी यातनाओं से गुजरने के बाद अब वो लोग अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच गए हैं, तो इसलिए कम से कम एक ब्रेक तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वेनरेबल यांग की ये बात सुन जूफेन उठता है और उनकी ओर मुड़ते हुए उनसे कहता है कि वेनरेबल क्या आप इस चीज के लिए पूरी तरीके से श्योर हैं, क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग होने का दिन भी काफी ज्यादा करीब आ रहा है। तो जूफेन की ये बात सुन वेनरेबल यांग कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब इसके कहने का क्या मतलब है, और क्या कहीं ये फिर से कोई और ट्रिक तो खेलने वाला नहीं है। इतना सब सोचने के बाद फिर वेनरेबल यांग एकदम प्राउड करते हुए जूफेन से कहते हैं कि आखिर अब इसमें क्या ही गलत हो सकता है, और उनका आधे दिन का ब्रेक लेना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तो वेनरेबल यांग की ये बात सुन जूफेन उनसे कहता है कि ऑलराइट ठीक है फिर। तो तब जूफेन को इतनी आसानी से मानता देख वेनरेबल यांग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तभी जूफेन आगे कहता है कि ठीक है फिर अब हम तुम्हारे रास्ते से ही ये सब करेंगे। तो कह करके जूफेन एक जगह की ओर देखते हुए उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पे जाकर के रेस्ट करें। जूफेन के इतना कहते ही सीन फिर से चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूफेन ने आने का इशारा किया था। वहाँ पर जूफेन तीनों वेनरेबल्स और क्विलिंग वगैरह बाकी सब लोग भी आ गए होते हैं। के बाद उस जगह को देखते हुए वेनरेबल यांग कहते हैं कि जूफेन ये जगह मुझे रुकने के लिए ठीक नहीं लगती है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तब जूफेन उनसे कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से रहो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए पैरों को आराम देने के लिए आए हैं। कहकर जूफेन एक टेबल को जाकर के उंगली से छूता है, उसके अंदर से ब्लडी ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देख जूफेन कहता है कि ये जगह है तो थोड़ी अजीब ही, और इस सब चीज को देख करके मुझे लगता है कि ये जगह जरूर किसी डिमोनिक कल्टीवेटर की हैंडीक्राफ्ट की जगह है, और इस फर्नीचर की हालत को देखते हुए लगता है कि ये हाल ही में ही हुआ होगा और ज्यादा से ज्यादा आधा महीना ही। तब वेनरेबल यांग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि अब वो यहाँ पर ना हो। तो जूफेन उनसे कहता है कि वो हमारे मामलों में नाक नहीं डालेगा और ना ही हम उसके। इतना कहते हुए जूफेन वहाँ पे टेबल के ऊपर रखे हुए घड़ों की ओर जाने लगता है कि उसे प्रयास करने दो और हम लोग उसे देख लेंगे। उन घड़ों के ऊपर रखे ढक्कन को हटा देता है, और जैसे ही जूफेन उन घड़ों के ढक्कन को हटाता है ही अचानक से उस ओर देख बाकी के सभी डिसाइपल्स की आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं और जूफेन के उन घड़ों की ओर घूर करके देखने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूफेन एकदम एक्साइटेड होते हुए अपनी प्लेट में दारू लिए उन सभी लोगों से कहता है कि चीयर्स, आखिरकार हम लोगों ने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग को तो खत्म कर ही दिया। जूफेन के चेयर्स करते ही बाकी के सभी लोग भी एक दूसरे के साथ दारू को चीयर्स करने लगते हैं और बैठ करके काफी ज्यादा खुशी के साथ एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने लगते हैं, जबकि इधर लड़कियां भी बैठी इसी तरीके से अपने मजे ले रही होती हैं। तभी सभी लोगों की ड्रिंक के बाउल्स खत्म हो जाते हैं। फिर जूफेन उसे रखने के बाद खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि तो ठीक है फिर अब टाइम हो गया है हमारा चलने का। जूफेन के इतना कहते ही अचानक से फिर से सभी लोगों को एक जोरदार झटका लगता है और फिर से उनकी बॉडी इसी तरीके से अकड़ने लगती है। जो देख वो लोग फिर से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, हम लोग फिर से मूव नहीं कर पा रहे। तो ये देख एल्ड्रियान फिर से भड़कते हुए जूफेन से कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है। तो जूफेन एक ईवल से स्माइल हंसते हुए वेनरेबल यांग से कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बताया था कि अगर एक बार तुम लोग ज़ॉम्बी पिल को ले लेते हो तो फिर आपको हमेशा चलते रहना होगा, वरना तुम लोग एक ही जगह पर फ्रीज होकर के रह जाओगे। और अब जब तुम लोगों ने अपने पैरों को आराम दे दिया है तो अब तुम लोग वापस वहीं आ गए हो जहाँ से कि तुमने शुरुआत की थी। तो तब गैंगर कहता है कि मास्टर फादर, आपने हमें धोखा दिया। तो तब जूफेन अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए कहता है हे, जरा कोई इन लोगों को बताए तो
सही कि ये सब कुछ करने वाले ये वेनेबल्स ही थे, जो कि चाहते थे कि आप लोग आराम करें, जबकि मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ सुना? ये सुन वेनेबल यान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे अरे, अपना ये फालतू का ब्लेम किसी और के ऊपर मत डालो, और तुमने भी आखिर इन्हें रोकने की कोशिश कहाँ की थी? तब क्विलन कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि हम लोग रुक नहीं सकते, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग वापस से शुरुआती लाइन पर पहुंच जाएंगे। तो फिर आखिर ये कैसे? तो ज़ूफन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये जानबूझ करके किया। तो बताओ आखिर तुम इस बारे में क्या ही कर लोगे? तो ज़ूफन की ये बात सुन सभी लोग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि भाई, अगर हमारे हाथ में इस समय तलवार होती तो साला हम तुम्हें मार ही डालते और तुम्हारे ये ज्यादा बड़बोले सिर को अलग कर डालते। इधर गुस्से में अपने मन में सभी लोग ज़ूफन को इसी तरीके से गालियां दे ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक लड़की बड़ी तेजी से ज़ूफन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाती है, मगर अगले ही पल ज़ूफन उसे सेंस कर अपनी सिर्फ एक ही उंगली से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है और फिर उसकी ओर घूर करके देखता है, साथ ही उसकी तलवार पकड़ते हुए उसे झटकते हुए उसे दीवार में दे मारता है, जिस वजह से वो लड़की पिलर्स को तोड़ते हुए भी सीधे दीवार में जा लगती है। और तब ज़ूफन उस लड़की की स्वॉर्ड को देख कहता है, ओ, एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन, हाँ, और वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी का। इतना कहते हुए ज़ूफन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले आगे बढ़ते हुए एकदम डेविलिश से लुक में उस लड़की से कहता है कि ये तो शर्म की बात है कि इसका मालिक इसे चला पाने में असमर्थ रहा। फिर ज़ूफन सीरियस होते उस लड़की के पास आकर के उससे कहता है कि अब बोलो कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? तो इसी के साथ में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफन से कुटने के बाद दीवार में टेक लगा करके अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बैठी होती है। तभी एंड पर हमें कहानी सुनाने वाला बताता है कि एक मिस्टीरियस वुमेन जिसके की पीजेंट कॉस्ट्यूम कुछ कुछ फैमिलियर लग रही होती है, और फिर इधर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो लोग भी उस लड़की को देख इसी तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि इधर ज़ूफन उस लड़की की स्वॉर्ड को लेकर के ही उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और क्योंकि डेमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं, इसलिए उन सब लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मजा आता है। इसलिए यूलिंग और लियान भी काफी ज्यादा खुशी से स्माइल कर रही होती है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए ज़ूफन से कहती है, ये मेरी लाइन होनी चाहिए, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया और तुमने उन्हें किडनैप क्यों किया? उन्हें अभी के अभी हमें वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उस लड़की की ये बात सुनकर ज़ूफन तो थोड़ा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या पागलपनी की बात कर रही हो, हमने कब तुम्हारे यंग मास्टर को चुराया है जो कि हम तुम्हें उसे वापस कर देंगे, और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले ही आए हैं और हम तो यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं जानते और तुम कह रही हो कि हमने किसी को किडनैप किया है। तो वो लड़की गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग हो, और अगर वो करने वाले तुम नहीं हो तो फिर यहाँ पर और कौन कर सकता है? तुम कमीने डेमोनिक कल्टीवेटर, तुम सभी के सभी एकदम क्रूल और बहुत ही ज्यादा बेकार होते हो। तुम लोग दुनिया भर के सारे बुरे काम करते हो और साथ ही उन सारे बुरे कामों को करने के बाद अपनी गलती भी नहीं मानते। तो उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में उस लड़की को घूरने लगते हैं, जबकि हमारा ज़ूफन उस लड़की की बात सुनने के बाद कहता है, जरा देखो तो सही, आखिर ये चिड़िया हमारे बारे में क्या कह रही है? हम लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, हम लोग डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और ऊपर से इस तरीके के काम करके हम अपनी गलती भी मानेंगे नहीं। जिस तरीके से ये लड़की बातें कर रही है मुझे लगता है कि ये किसी राइटियस सेक्टर से है। तो जरा इन राइटियस सेक्टर वालों की हिम्मत तो देखो, ये लोग किस तरीके से राइटियस होते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर किस तरीके से इल्जाम लगाना जानते हैं। मुझे राइटियस सेक्टर के लोग जरा से भी पसंद नहीं है। तुम लोगों से लाख गुना अच्छे तो डेमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं जो अपने किए को मान तो लेते हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं होती। तो अब ज़ूफन अपने सभी साथियों से पूछता है कि बताओ कि आखिर इस लड़की के साथ अब क्या करना चाहिए? तो ये सुन वो सभी लोग कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए। तो कोई कहता है कि इसे काट दो और इसके फ्लैश को नोच लो, तो कोई कहता है कि नहीं, इसे और भी ज्यादा गंदे तरीके से टॉर्चर करते रहो। तो तब ज़ूफन उससे कहता है कि क्या तुमने सुना मेरे डेमोनिक कल्टीवेटर्स क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें पता है हम लोग जो चाहते हैं वो डायरेक्टली करते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी को किडनैप नहीं करते और न ही किसी को बंदी बना करके रखते हैं। हम लोग तो अगर मन में आता है तो उसे सीधा ही मार डालते हैं। तो अब ज़ूफन फिर अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है इस लड़की को एक अच्छी सजा देने के लिए हम लोग भी यहाँ पर इसके साथ वही करते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ किया है, यानी कि इसे तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन करा देता हूँ, इसलिए क्यों ना मैं इसे भी तुम्हारी तरह एक डेमोनिक पिल दे दूं। तो तब ज़ूफन की बात सुन ल्यूसी भी कहता है कि स्टीवर्ट ज़ूफन, सच में ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि इस जैसी एक लड़की को जो कि राइटियस सेक्टर की एक लड़की है और हमारे सामने इतनी ज्यादा अकड़ के साथ में बात कर रही है, इसलिए इसको हमेशा के लिए ही अकड़ा देना ही कितना अच्छा रहेगा। इसलिए इसे भी वही जोम्बी पिल दे दो ताकि ये बाद में एक पत्थर बन जाए और इसकी जो अकड़ है वो हमेशा के लिए वैसी की वैसी ही रह जाए। तो ये सुनकर ज़ूफन भी उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देख करके वो लड़की भी काफी
ज्यादा घबराने लगती है और डरते हुए जूफन से कहती है कि आखिर तुम मेरी ओर आगे क्यों बढ़ रहे हो और आखिर तुम अब मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। हमारा जूफन स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग एक डेमोनिक कल्टीवेटर हैं, तो मैं बस तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि आखिर असली डेमोनिक कल्टीवेटर्स कैसे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोग किसी को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं। अब जैसे ही जूफन ईवल से स्माइल करते हुए उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है, वो लड़की डर के मारे और भी ज्यादा जोरों से कांपने लगती है और जल्दी से मदद की पुकार लगाते हुए जूफन की साइड में से भागने लगती है। पर तभी जूफन बड़ी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और सिर्फ उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखता है। उससे ही वो लड़की जमीन पे जाकर के बड़ी तेजी से गिरती है। दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कमीने बेशरम, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, इसलिए मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जूफन उस ज़ॉम्बी पिल को निकालते हुए कहता है कि लड़की जल्दी से अब इस पिल को खा लो और तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि गूंगे लोगों का दिमाग इतना ज्यादा कठोर होता है कि वो तो शुरू में इसे महसूस भी नहीं कर पाते। इसलिए अब एक अच्छी बच्ची बनो और जल्दी से अपने बड़े भाई की बात मानो, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। तो ये सुन वो लड़की काफी ज्यादा डर के मारे कांपने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मेरी मदद करो। अभी उस लड़की की ये बात सुन बाकी के सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि जरा देखो तो सही इस लड़की को, ये यहाँ पर मदद के लिए पुकार रही है, मगर लेकिन इसे क्या पता आज यहाँ पर इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए वो सभी लोग जोर जोर से मजे लेकर के हंस रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से एक प्यारी सी लड़की की आवाज आती है। इसके कई खूबसूरत से गुलाबी पिंक हेयर होते हैं। वो आते ही जूफन को रोकने के लिए कहती है। तभी उसकी आवाज को सुनकर के बाकी के सभी लोग भी उसी ओर हैरानी से देखने लगते हैं, जबकि वो लड़की बिना किसी खौफ के अपनी ही अदा में सीधा जूफन की ओर ही आगे बढ़ने लगती है। जूफन उस आवाज को सुन कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की, मगर जैसे ही जूफन इतना कहने के बाद उस लड़की की ओर मुड़ करके देखता है तो उसे अपने सामने देखो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि किंगचन। तो हाँ गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी और जूफन की प्यारी सिस्टर चूचू यानी कि किंगचन होती है। और भाई क्या ही कमाल खूबसूरती और इनोसेंस होती है। इधर किंगचन को वहाँ पर देख वो लड़की भी जल्दी से भागते हुए किंगचन के गले लगते हुए उससे कहती है कि सिस्टर किंगचन, ये सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे और गंदे लोग हैं। इन्हीं लोगों ने हमारे यंग मास्टर और यंग सिस्टर को किडनैप किया है। तो ये सुन सिस्टर चूचू उसे शांत करते हुए उससे कहती है कि डैनियल, तुम्हें शायद कोई गलत फैमिली हुई है। ये भले ही दिखने में काफी ज्यादा बुरा पर्सन लगता है, मगर लेकिन वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि मैं उसके स्टाइल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, इसलिए मेरा विश्वास करो उसने ये सब नहीं किया होगा। इसी के साथ फिर सिस्टर चूचू जूफन की ओर देख उससे कहती है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टीवर्ट जू के स्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो अभी भी लड़कियों के ऊपर उतना ही ज्यादा क्रूल है। तो सिस्टर चूचू की ये बात सुन जूफन भी एकदम मासूम सा बनने लगता है और जैसे एक आदमी अपनी वाइफ को सामने भोला बन जाता है, वैसे ही जूफन भोला बनते हुए किंगचन से कहता है कि मुझे तो इस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये लड़की तो उल्टा ही मुझे मारने पर तुली हुई थी और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने पर तुली हुई थी, और बस इसीलिए मैं तो सिर्फ इसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। किंगचन के सामने जूफन के इस तरीके के भोले बिहेवियर को देख बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। स्टीवर्ट जू तो हमेशा से एकदम एरोगेंट और सीवेज रहे हैं, तो फिर आखिर इस लड़की के सामने वो इतने ज्यादा भोले क्यों बन रहे हैं। दूसरी ओर जूफन की ये बात सुन सिस्टर चूचू तो हल्की से स्माइल करती हैं और जूफन के करीब जाते हुए उसे छेड़ते हुए उससे कहती हैं कि जूफन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस सब में सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है। तो जूफन भी कहता है कि ऑफ कोर्स वही मेरे ऊपर दोष लगा रही थी। तो सिस्टर चूचू जूफन के दिल पर उंगली रखते हुए कहते हैं कि क्या एक ग्रोन मैन, एक बड़ा आदमी इसी तरीके से पेश आता है और एक कमजोर छोटी लड़की के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करता है। तो जूफन कहता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सिस्टर चूचू कहते हैं कि और क्या वो मैंने किया, और आखिर मेरे बारे में क्या। तो सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनकर के जूफन तो ढीला पड़ने लगता है, जबकि उन लोगों के इस तरीके की प्यार भरी नोकझोंक को देख वो लड़की भी उन लोगों के ऊपर हंस रही होती है। जबकि गैंगर अपने फादर से पूछता है कि डैड, आखिर मैं अपने सामने ये क्या देख रहा हूँ, और आखिर मास्टर और ये लड़की किस तरीके के दिख रहे हैं। तो क्विलन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, उन्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दो प्यार भरे कपल्स प्यार भरा झगड़ा कर रहे हैं और देखने से कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, वही किंगचन यानी कि सिस्टर चूचू के सेक्ट को, और उनमें से एक होती है फेरी सुई, जिनको कि आपने शायद पहले देखा होगा। वो बड़े ही ज्यादा गुस्से में एक आदमी से चिल्लाते हुए कहती हैं कि हे बूढ़े आदमी, जल्दी से हमें बताओ कि आखिर तुमने हमारे लोगों को कहाँ छुपा करके रखा है। इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसको कि उन लोगों ने रस्सी से बांध करके बिठा रखा होता है, नशे में दारू दारू कहते हुए उसको पकड़ रहा होता है। तो ये देख फेरी सुई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्या दारू दारू भाड़ में जाए तेरी दारू, जल्दी से हमें बता दे वरना आज तू यहाँ पर मारा जाएगा। कि वो आदमी कहता है कि मुझे दारू चाहिए। ये सुन फेरी सुई गुस्से में जब उसका गलेमान पकड़ उसे चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने
दारूबाज अब तक 5 दिन हो चुके हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तूने कितनी ज्यादा पी हो, तुझे अब तक बिल्कुल भी नशा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तू इस तरीके का नकली ड्रामा करना बंद कर, वरना तो फिर मुझे तेरे लिए और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो ये सुन वो दारूबाज अभी भी फेरिस हुई को अपने आप को नशे में दिखाने की एक्टिंग कर रहा होता है और सिर्फ दारू को ही पुकार रहा होता है। ये देख फेरिस हुई गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उस दारूबाज को एक चांटा लगाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आने की आवाज आ रही होती है जो कि 1-2 करते हुए उसी ओर आ रहे होते हैं। तो ये सुन फेरिस हुई अपने एक साथी से कहती है कि जाओ बाहर जाकर के देखो कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। तो फेरिस हुई की बात सुन वो लड़की भी बाहर जाकर के देखती है और तभी उसे फिर से 1-2 की आवाज आने लगती है। वो खिड़की के बाहर के नजारे को देख काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है क्योंकि बाहर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के तीनों वेनरेबल्स और साथ ही उनके पीछे के सभी डिसाइपल्स 1-2 करते हुए उन्हीं के डोम की ओर आ रहे होते हैं, जबकि उन सब के आगे होते हैं हमारे प्यारे 2 कपल्स, हमारा हीरो ज़ू फेन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मिस किंग चेन, क्योंकि भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ करके आते हुए क्या ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो अब इधर ये सब नजारे को देख वो ब्लू हेयर वाली लड़की सीनियर सिस्टर रू हुआ, ये तो हमारी जूनियर सिस्टर किंग चेन है जो कि वापस आ रही हैं। हालांकि वो अपने साथ कुछ अजीब लोगों को भी अपने साथ लेकर के आ रही हैं जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा कठोर लग रहे हैं। तो अपनी जूनियर सिस्टर की ये बात सुन फेरिस हुई काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं कि क्या उसने जरूर किसी सस्पिशियस पर्सन को पकड़ लिया होगा जिससे कि हम कुछ पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से बैरियर को हटा दो और गेट को खोल दो, उन लोगों को यहाँ पे अंदर आने दो। तो वो पीछे वाला दारूबाज कहता है कि और भी निर्दोष लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, सचमुच तुम लोग ये कितना बड़ा पाप कर रही हो। तो तब ये सुन फेरिस हुई थोड़ा शॉक हो जाती है और पीछे मुड़ के उससे कहती हैं, ओ तो अब तक तुम सब कुछ सुन रहे थे, इसलिए अब जल्दी से नाटक करना बंद करो, क्योंकि जैसे ही वो लोग एक बार अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं तुमसे अच्छी तरीके से डील करूंगी। तो ये सुन वो दारूबाज भी हल्की से स्माइल करते हुए फेरिस हुई की ओर देख रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की फेरिस हुई खुश होकर के बैरियर को हटाते हुए सिस्टर किंग चेन के पास जाकर के उनसे कहती हैं, जूनियर सिस्टर किंग चेन क्या तुमने उस कमीने को ढूंढा जिसने की हमारे यंग मास्टर को किडनैप किया है, और सचमुच आपने इतने सारे लोगों को बंदी बना लिया है और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि आपने इन लोगों को इतना ज्यादा सबक सिखा दिया है कि ये लोग मुश्किल से ही जिंदा दिख पा रहे हैं। तो बीच में ज़ू फेन फेरिस हुई से कहता है कि आखिर तुम किसे मरे हुए बंदी कह रही हो, क्योंकि वो लोग भले ही थोड़े अपंग हो सकते हैं लेकिन तुमको उनका इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इस तरीके से किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो तब ज़ू फेन की ऐसी बातों को सुन गुइहो और कुइलैंग दोनों ही गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू क्या तुम ये कह रहे हो, और क्या तुम ये भूल गए कि हमारे साथ ये सब करने वाले तुम ही हो। इधर दूसरी ओर ज़ू फेन को देख करके दो फेरिस हुई काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो वही हो ना। तो सिस्टर किंग चेन कहती हैं, ओ सीनियर सिस्टर रूहा, मैं तो आप लोगों का एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गई। कहकर के सिस्टर चुचू पीछे जाकर के ज़ू फेन का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, इसका नाम है ज़ू फेन और ये टियान्यू का मेरा ओल्ड फ्रेंड है और अब ये यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में डीमन स्कैमिंग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है और शायद आप लोग तो पहले ही मिल चुके होंगे क्योंकि ये वही है जिस दिन आप काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गई थी और तब इसी ने आकर के आपकी मदद की थी। इधर दूसरी ओर सिस्टर चुचू को इस तरीके से अपना हाथ पकड़ता हुआ देख ज़ू फेन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और फिर तभी वो उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि हम लोग सिर्फ आराम करते हुए अचानक एक दूसरे से मिल गए और हमें तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर के ज़ू फेन वहाँ से मुड़ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मूव करते रहो और जल्दी से अंदर जाओ, नहीं तो कोई भी धीमा व्यक्ति जल्दी अपने जीवन को पत्थर में चेंज कर लेगा। ज़ू फेन के इतने हर्टलेस व्यवहार को देख करके तो चेरी सिस्टर चुचू भी दुखी होते हुए अपनी नम आंखों से उसी की ओर देख रही होती है, मगर फिर साथ ही वो ज़ू फेन की सारी चीज को अपने दिल में दबा करके पीछे मुड़ करके स्माइल करते हुए फेरिस हुई से कहती हैं, सीनियर सिस्टर मुझे माफ करना है, ये किसी भी स्ट्रेंजर से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो अब सिस्टर चुचू के फेस पर इस तरीके के स्माइल को देख करके फेरिस हुई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और किंग चेन को जाता हुआ देख अपने मन में कहती हैं कि क्या किंग चेन के चेहरे पर अभी अभी एक खुशी थी या फिर कोई दर्द। अभी यहाँ पे अगला सीन हमें उनकी डॉम के अंदर का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि वो सभी लोग अंदर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं जबकि साइड की दीवार के पास में वो शराबी बैठा हुआ होता है। तो तब उन सभी लोगों को देख वेनरेबल यांग कहते हैं कि लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट जरूर ही काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है क्योंकि उन्होंने अपने इन डिसाइबल्स के साथ में कोई भी एल्डर को नहीं भेजा। इधर ये सुन फेरिस हुई और वो ब्लू हेयर वाली लड़की सैड होते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तब फेरिस हुई उन्हें बताती है कि हम लोग यहाँ पर 3
इन एल्डर्स के साथ आए थे, लेकिन उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने उन्हें पकड़ लिया और बस हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। तब ये सुन वेनरेबल यांग जोर जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि ओ कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट हार गया, यहाँ तक कि उनके एल्डर्स को भी अब यहाँ पर पकड़ लिया गया है। तो वेनरेबल यांग की ऐसी बातों को सुन ज़ूफेन में उनसे कहता है कि हाँ, और अब हो सकता है कि अगली बारी आपको भी पकड़ लिया जाए। तो ज़ूफेन की इस तरीके की बात को सुन वेनरेबल यांग भी एकदम शांत हो जाते हैं और चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो और आखिर तुम बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे हो और तुम इस तरीके से एक लड़की के लिए अपने भाइयों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियां सिर्फ कपड़ों की तरह होती हैं और ब्रदर्स अपने हाथ पैरों की तरह। तो अब इधर दूसरी ओर वो दारूबाज भी जोर जोरों से हंसते हुए कहता है डिमोनिक कल्टीवेटर्स सचमुच में काफी ज्यादा फनी होते हैं। फालतू में अपना मुंह चलाना और फिर अपना ही विरोधाभास करना, और आपके हिसाब से क्योंकि लड़की एक कपड़ों की तरह होती है तो इसलिए आप उसे पाने के लिए अपने भाइयों को भी बेच देंगे। तो फिर आखिर इसमें इतनी ज्यादा हिचकिचाहट क्यों? उस दारूबाज की ये बात सुन वेनरेबल यांग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू कमीने बेवकूफ, जरा एक बार फिर से कह और देख फिर मैं तुझे कैसे जन्नत की सैर कराता हूँ। तो वो दारूबाज भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? यकीनन लड़कियाँ कपड़ों की तरह होती हैं, ब्रदर्स अपने हाथ पैरों की तरह, मगर लेकिन जरा अपने और पास तो देखो, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके तो हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपने किसी को नंगा होकर के उछलते हुए देखा है? तब उस दारूबाज की ये बातें सुनकर के वेनरेबल यांग तो और भी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। तभी ज़ूफेन की भी उसके ऊपर नजर पड़ती है और वो किंग चेन से उस आदमी के बारे में पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है? तो सिस्टर चुचू से बताती हैं कि क्योंकि ये शहरी हमारे लिए पूरी तरीके से सस्पिशियस है और हमने इसे इसी के आसपास पाया है, तो इसलिए हमने इसे पूछताछ के लिए इसको पकड़ लिया, मगर इसने हमें अभी तक जरा सा भी नहीं बताया है। ये सुनकर के तो वेनरेबल यांग भी एकदम जोश में आ जाते हैं और किंग चेन से कहते हैं कि इस चीज को तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ वेनरेबल यांग एकदम फायर अप होते हुए अपनी पावर्स को अनलिस्ट कर हंसते हुए कहते हैं कि जल्द ही ये चूजा अपना मुंह खोलेगा और बहुत जल्द ही हमें सब कुछ बताने के लिए बात करने की भीख मांगेगा। ये सब कहते हुए वेनरेबल यांग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ज़ूफेन बीच में आते हुए वेनरेबल यांग को साइड में करते हुए उस दारूबाज के सामने आ जाता है और उस दारूबाज को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, सीनियर लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रूड हो गए, इसलिए प्लीज हमारे इन अपराधों को माफ कर देना। और ज़ूफेन इसी तरह अचानक से अपने आप को काफी ज्यादा पोलाइट बना लेता है। तब यहाँ पर ज़ूफेन को इस तरीके से देख वो दारूबाज भी अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा इस तरीके से किस चीज की प्लानिंग कर रहा है। तो जबकि इधर सिस्टर चुचू ज़ूफेन को इस तरीके से बात करते हुए देखो उससे पूछती हैं कि ज़ूफेन क्या तुम इसे पहले से जानते हो? तो ज़ूफेन कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे पहले कभी नहीं देखा। किंग चेन कहती है कि फिर आखिर तुम इसे इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम तो कभी इस तरीके के पर्सन तो थे ही नहीं जो कि किसी भी अजनबी को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दे। तो ज़ूफेन कहता है कि तुमने कहा था कि इस शहर के सभी लोग पहले ही पकड़ लिए गए हैं और सिर्फ यही यहाँ पर इकलौता बचा हुआ है, मैंने सही कहा ना? तो फेरी सुई कहती हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तब वहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ कुछ ऐसा हो गया और काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद में हमें वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही मिला। तो ज़ूफेन पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर इसकी कल्टीवेशन क्या है? तो वेनरेबल यांग उस दारूबाज की ओर गौर से देखते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्या ये कोई एवरेज सा ओल्ड मैन नहीं है? मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। तो ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या आप इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि उसके पास में कोई कल्टीवेशन नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये आपसे इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हो कि आपको इस चीज का एहसास भी ना हो। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर के तो उस रूम में खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं कि क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है? जबकि वो दारूबाज हल्की से स्माइल करते हुए वहीं पे बिना किसी झिझक के आराम से बैठा होता है। तो फेरी सुई कहती हैं कि क्या तुम इस बारे में बता सकते हो? तो ज़ूफेन कहता है कि नहीं, मैं भी इस बारे में नहीं बता सकता। तो ये सुनकर के तो फेरी सुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भड़कते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि फिर अपनी बकवास बड़ी बातें बंद करो। तुमने तो एक सेकंड के लिए हमें इतना ज्यादा डरा दिया था जैसे कि हमने एक बेहद ही ज्यादा बड़े एक्सपर्ट के सामने एक बहुत बड़ी गड़बड़ खड़ी कर दी। तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में नहीं बता सकता और सिर्फ यही बात इसे इतनी ज्यादा भयानक बनाती है। इस हाफ ओल्ड एज मैन के अलावा शहर का हर कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया। तो इस चीज के तो सिर्फ दो ही मतलब बनते हैं कि या तो ये एल्डर तब बच करके भाग गया था और उन अपराधियों ने इसका पीछा करना छोड़ दिया था, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसका कि सामना करने के लिए उन अपराधियों के पास जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी तुम लोगों ने बिना किसी छानबीन के सीधा इसी के ऊपर आरोप लगा दिया और इसे इस तरीके से ऑफेंड कर दिया। और अब मुझे डर है कि तुम्हारा ये अपराध अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के भाग्य और इस ओल्ड मैन के मूड के ऊपर
डिपेंड करता है। तो ये सुनकर के तो फेरी सुई काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और अपने मन में कहती हैं कि मगर लेकिन ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा साधारण है, तो फिर आखिर ये कैसे एक वर्ल्ड एक्सपर्ट हो सकता है? तो क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आज हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? इतना सब सोचने के बाद में फिर फेरी सुई ज़ूफेन को आवाज लगाने ही वाली होती है। वो देखती है कि ज़ूफेन उस दारूबाज से कह रहा होता है कि एल्डर, क्या आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बाई चांस ही मिले हैं और हम लोग तो इन्हें पहले से बिल्कुल नहीं जानते, तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत है तो फिर बिना किसी रोक टोक के उसे सिर्फ उन पर ही निकालना। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो फेरी सुई काफी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कमीने ज़ूफेन। जबकि इधर ज़ूफेन अभी भी उस एल्डर से कहता है हम लोग तो बस यहाँ पर साइड पर ही खड़े रहेंगे और साइड में ही आपको चेयर अप करेंगे, और अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग अपनी आंखें बंद करके यहाँ से खुशी खुशी चले भी जाएंगे। तो ये सुनकर तो फेरी सुई और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि ज़ूफेन अब दफा हो जाओ और अपनी बेबुनियाद कहानियां सुनाना बंद करो और हमारे लिए इस तरीके से हालात और भी ज्यादा बदतर मत बनाओ। तो ये सुनकर तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ? अगर ऐसा होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ना कहकर के ज़ूफेन की आंखें सिर्फ एक ही ओर जाती हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोस्ट ब्यूटीफुल हमारी प्यारी सिस्टर चूचू होती है, जिसके के लिए तो भाई ज़ूफेन हेवेंस के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। तो ये एल्डर डानकिन तो कुछ भी नहीं है। तो अब इसी के साथ में हम उस दारूबाज की ओर दिखाया जाता है कि ज़ूफेन और उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद जोर जोरों से हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे बेटे, इन नरम पंखुड़ियों के विपरीत तुमने आज अपनी बातों से मुझे पा लिया है। ना कहते ही वो दारूबाज, इस पहले मैं आप लोगों को थोड़ा स्पॉइलर दे दूं, अभी तो फिलहाल इसका नाम बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसका नाम डैनकिन है और ये बंदा सचमुच में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो अब डैनकिन स्माइल करते हुए बड़े ही आराम से अपने ऊपर बंधी सारी रस्सियों को बिना हिले ही तोड़ देता है, जो देख करके तो भाई ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि सिर्फ केवल इस बात को फैक्ट करके देखें कि इन रस्सियों को तोड़ पाना एक युआन क्यूआई के बंदे के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस बंदे ने तो बिना किसी लिंकिंग के छोड़े बिना ही इन्हें इतनी आसानी से हटा दिया। और सचमुच में अब अगर रॉ पावर की बात की जाए, ये बंदा रॉ पावर के एक काफी ज्यादा ग्लोरी लेवल पर है। इधर दूसरी ओर डैनकिन तो ज़ूफेन से कहता है कि इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ कि अभी के अभी चले जाओ जब तक तुम इसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जाल बिछा दिया है और जल्द ही वो लोग शिकार का भरपूर आनंद लेने वाले हैं और उनके तेज दिमाग के सामने तुम्हारा कोई बस नहीं है, इसलिए जब तक हो सके यहाँ से चले जाओ। तो डैनकिन की ये बात सुनकर के तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है इस सबको देखने के बाद तो मुझे लगता है ये बंदा जितना मैंने सोचा उससे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर डैनकिन तो अंगड़ाइयां लेते हुए खड़ा होता है और ज़ूफेन से पूछता है कि बच्चे क्या तुम्हारे पास में कोई वाइन है? तो ज़ूफेन वेनेबल यांग से कहता है वेनेबल फाइंड यांग, जल्दी से आप उस वाइन को बाहर निकालिए जो कि आप टावरान से लेकर के आए हैं और उसे जल्दी से सीनियर को ऑफर कीजिए। तो ज़ूफेन की बात सुन वेनेबल यांग उस वाइन की बोतल को सीधा डैनकिन को दे देते हैं, जो लेकर के तो डैनकिन भी उसे पीने लगता है और फिर उसे पीते पीते वो अपनी साइड की ओर देखता है जिनके के सामने फेरी सुई और उनके साथ की डिसाइपल्स होती हैं। तो डैनकिन को अपनी ओर देखता हुआ देख फेरी सुई और बाकी सभी लोग भी घबराते हुए कहती हैं कि लगता है कि अब पछतावे के लिए काफी ज्यादा देर हो गई है। इधर डैनकिन भी अपने हल्के से ऑरे को रिलीज करते हुए उन लड़कियों से कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मेरे साथ मैच खड़ी करने वाले लोगों के साथ में अंत में क्या होता है? मगर तभी बीच में ज़ूफेन आते हुए उनसे कहता है सर प्लीज इस तरीके से बच्चों को तो डराओ मत, लोगों ने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता में किया और अगर सर ने इसके ऊपर कोई भी नुक्स निकाला होता तो ये लोग तो बहुत पहले ही मर चुके होते और मैं सर की भोली प्रगति को देख करके ये बोल सकता हूँ कि सर इतने लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और मैं ये एडमिट करना चाहूंगा कि मैं लोगों की भावनाओं से खेलने वाले सर के इस हंसमुख नेचर की प्रशंसा करता हूँ। तो डैनकिन भी हंसते हुए कहते हैं कि बढ़िया किया बच्चे, तुमने इसे पलट दिया, इसलिए अगर मैं उन पर वार करूंगा तो ये मुझे ही बुरा लगेगा और अब क्योंकि तुमने मुझे पीने के लिए कुछ वाइन दी है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस बार सबको छोड़ देता हूँ और हाँ अभी के अभी इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुकते हो तो तुम्हारे पास बचने का यहाँ पर कोई मौका नहीं रह जाएगा। तो डैनकिन की इस बात को सुनकर के तो ज़ूफेन को छोड़ बाकी के सभी लोग तो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, जबकि इधर इतना कह करके डैनकिन तो गेट खोल करके वहाँ से चले जाते हैं। जबकि तब वेनेबल यांग घबराते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और तुम एक वर्ल्डली एक्सपर्ट के सामने तुरंत तुम्हारे जाने के इतने ज्यादा करीब थे कि मैं डर के मारे तो अपनी पैंट में पेशाबी करने वाला था। वेनेबल यांग ये सब कहते हुए शोर मचाई रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन उन्हें कराते हुए शांत कर देता है और उनसे गेट की ओर देखते हुए कहता है कि देखो जरा ये फॉग
आ रहा है। तो वेनेबल यांग भी उस कोहरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर अब इस शाम की धुंध में क्या अजीब बात है। तो जुफन कहता है कि हाँ सच है, मगर क्या आपने कभी ऐसे कोहरे को देखा है जो कि डिवाइन सेंस को भी ब्लॉक कर देता है। तो जुफन की ये बात सुनकर के तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो फाइनली जुफन काफी दिनों के बाद में अपने चोखे को उतारता है और उन लोगों से कहता है कि वो ओल्ड मैन बिल्कुल सही कह रहा था, हम लोग अब यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। हमारी वहीं से दिखाई जाती है यहाँ पे कि वो सभी लोग उस फॉग की वजह से कैद हो गए होते हैं। अब कुछ टाइम बाद सिस्टर चूचू एक दिए में आग चलाती हैं और फिर जुफन से कहती हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जुफन किंगचन से कहता है कि अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो और इससे तुम हमेशा जीवित रहोगे। तो इसलिए अब इससे पहले कि इस समस्या से निकलने का कोई प्रयास करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम किससे निपट रहे हैं। तो फेरी सुई भी जुफन की ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि ओ तो ये बात है, हम 2 हफ्ते पहले डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए निकले थे और जब हम यहाँ से गुजरे हम एक शराब खाने में रुके जहाँ हमारी मुलाकात एक लाल बालों वाले लड़के से हुई जिसकी की आंखें बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी और इसलिए बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। तो वेनेबल यांग भी कहते हैं कि हाँ ये निश्चित रूप से एक डिमोनिक कल्टीवेटर का ही काम है। तो फेरी सुई आगे कहती हैं कि वो युवक लड़के हम बहनों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, इसलिए हमारे यंग मास्टर उन पर चिल्ला पड़े जिसकी की वजह से वो लोग हम लोगों से काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और क्योंकि हमारे साथ में तब हमारे 3 एल्डर्स थे इसलिए वो तब कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे, इसलिए वो वहाँ से चले गए और उनके इस तरीके से चुपचाप जाने को जिसे हम उनका डर समझ रहे थे वो हमारे लिए अगली सुबह की योजना बन गया, क्योंकि उस सुबह शहर में हर कोई डर गया था और बिना किसी निशान छूटे सारे लोग गायब हो गए और तब हमारे एल्डर्स ने हमसे वहाँ से चले जाने को भी कहा था, मगर हमारे यंग मास्टर जुफन कहता है कि जाहिर है वो भी पहले ही किडनैप हो गया होगा। फेरी सुई थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यंग मास्टर पहले ही अपनी इलनेस की वजह से काफी ज्यादा कमजोर थे और अब जब वो यहाँ से गायब हो गया है तो अब हमें उनकी काफी ज्यादा चिंता है। हम लोगों ने चारों ओर हर जगह हर कोने में देख लिया मगर यंग मास्टर का कोई अता पता नहीं लग पाया। फिर हमारे एल्डर्स भी एक के बाद एक गायब होने लगे और हर बार जब भी हम उन लोगों को खोजने के लिए जाते तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही संख्या कम और कम होती जाती। इसलिए अब हम सब लोग बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बैरियर को ही खड़ा कर सकते थे और बाकी सब लोगों को ढूंढने के लिए दिन में ही बाहर निकल सकते थे। तो फेरी सुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में जुफेन और वेनेबल यांग एक दूसरे की ओर स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। फिर वेनेबल यांग कहते हैं कि ओ तो वो लोग चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो ये सुनकर तो फेरी सुई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होता है कि वेनेबल यांग ने अभी क्या कहा और वो कहती हैं कि क्या आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। वेनेबल गुई समझाते हुए कहते हैं कि ये एक गेम है जिसमें कि एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ लेती है, वो उसे तुरंत खाने की बजाय उसके साथ खेलने लगती है और अपने शिकार के हर दर्द और पीड़ा का उसके हर एक एक्सप्रेशंस का पूरा पूरा मजा लेती है और यही असलियत है, वरना तो वो अपराधी आखिर तुम्हें एक एक करके क्यों ही पकड़ते जबकि उन्हें इस शहर के सारे लोगों को और यहाँ तक कि आपके एल्डर्स को भी पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। आप सभी लोगों को अपना बंदी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, लेकिन इसकी बजाय वो लोग तुम्हें डर का असली एहसास कराना चाहते हैं, इसलिए वो लोग तुम्हें दिन ब दिन डर में जीने देंगे और एक एक करके तुम्हें तड़पा तड़पा के तुम्हारे डर को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे और इसलिए तो वो इस चूहे बिल्ली के खेल को खेल रहे हैं। तो जुफन कहता है कि हाँ जब मैं भी बोर हो जाया करता था तो मैं भी ये खेल को खेला करता था, लेकिन अब इस खेल में बिल्कुल भी रोमांच नहीं रहा। तो वेनेबल यांग भी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं हीरोज भी यही करते हैं और हम लोग भी ऐसे ही खिलवाड़ किया करते थे, लेकिन जब से हम वेनेबल बने हैं तब से हमारे पास इस सब चीज के लिए कोई समय नहीं रहा और हमारी रुचि इन बेकार के खेलों में पूरी तरीके से खत्म हो गई। और सच कहूँ तो पहले मैं खुद को दूसरों की आंखों में खटकने वाला व्यक्ति पाया करता था और मौज मस्ती के लिए उन लोगों के साथ ये सब खिलवाड़ किया करता था। वेनेबल यांग की ये सारी बातें सुनकर के तो वो लड़कियां गुस्से में अपने दांत पीसती हैं और कहती हैं कि ये परवट कमीने लोग, कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर साला अच्छा होता ही नहीं है, सबके सब पूरी तरीके से बेशरम और कमीने होते हैं और किसी के भी जीवन के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले तुम सभी के सभी लोग बहुत ही बड़े कमीने हो। तो वो येलो हेयर वाली लड़की सिस्टर चूचू से पूछती है सिस्टर आखिर एक ह्यूमन इस तरीके का इतना ज्यादा कमीना कैसे हो सकता है। सिस्टर चूचू हंसते हुए कहती है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि वो लोग बुरे थे, इसलिए इस चीज को स्वीकार करना सीख लीजिए। इतना कह करके सिस्टर चूचू अपनी आंखें खोल करके जूफन की ओर देखने लगती है। तो अब जूफन भी शौक होते हुए कहता है कि अब साला मैंने क्या किया। फिर जूफन अपना मुंह साइड में करते हुए सिस्टर चूचू से कहता है कि आखिर यार तुम मेरी ओर क्यों देख रही हो, तो बस
उन दिनों के खुशनुमा पलों को याद कर इन घबराई हुई सिस्टर्स के यंग मास्टर की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि अब तक तो वो मर चुका होगा। तो सिस्टर चूचू कहते हैं कि ओ तो अब तुम इस चीज को स्वीकार करते हो। तो जूफिन कहता है कि हाँ बेशक, सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्चा एकदम शांत माइंड और चालाक इंट्यूशन के साथ में खेलना पसंद करता है, या फिर वो उसी क्षण आप सभी को मार देता जब आप लोग एक रात में एक को लेने की बजाय उसके इस खेल में अपना हस्तक्षेप करते। लिए वो तुम्हारे अपंग यंग मास्टर को तुम्हें यहाँ पर फंसाने के लिए यहाँ से ले गया और अब उसे अपने खर्च पर मौज मस्ती करने दे। तो वो येलो हेयर वाली लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस तरीके से हमारे यंग मास्टर के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते, वो सिर्फ थोड़े से जख्मी हैं। तो सिस्टर चूचू कहती हैं कि स्टीवर्ट जू इस संसार के तौर तरीकों को लेकर के बेहद ज्यादा बुद्धिमान और अनुभवी हैं। तो अब इधर जूफिन कहता है कि एक सीनियर होने के नाते मैं ये आसानी से बता सकता हूँ कि वो आखिर क्या खेल खेलना चाहता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा न जाने कितनी बार किया होगा। तो जूफिन की बात सुन वेनेबल गुई भी कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है और ये बच्चा सचमुच अपने आप को इस खेल में एक एक्सपर्ट की तरह फील करता है और अब तक कोई बाधा न आने के कारण उसका दिल गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। तो अब इधर वेनेबल यंग भी अपने आप को प्राउड फील कराते हुए कहते हैं कि हम लोग अपने अंदर के उस बच्चे को भोला बाला और चंचल बनाए रखने के लिए कई सारे हैल भरे रास्तों से गुजर चुके हैं। इसलिए तो मैं ये कहता रहता हूँ कि अब हम ये खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब अपनी ताकत को बढ़ाना ही बहुत है। तो जूफिन कहता है कि वो बच्चा अपने दिल से अभी काफी ज्यादा ग्रीन है और अब उसने अपनी इस प्राइड के कारण अपने इस प्लान में एक छेद कर दिया। तो अब उन लोगों की ये सारी बातें सुन करके फेरी सुई भी अपने मन में कहती हैं कि उन कुछ शरारती डिमोनिक कल्टीवेटर्स को सबक सिखाने के लिए पुराने अनुभवी लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये जूफिन ही क्यों है जिसने कि मुझे ये एहसास दिलाया है कि ये जूफिन इन बूढ़े लोगों से भी काफी ज्यादा चतुर है। तो अब द फेरी सुई ये सब सोच रही होती है कि तभी जूफिन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब सब कुछ सेटल हो गया। इन 2 हफ्तों में उस आदमी ने तुम्हें पागलपंती के काफी ज्यादा करीब घसीट दिया है और उन्होंने माहौल बनाने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की मदद के लिए उन्होंने इस पूरे शहर को भी खाली कर दिया और बस तभी हम यहाँ अंदर चले आए और तब एक इग्नोरेंट लड़की ने मेरी अकड़ देखी और इस डर से वो निष्कर्ष पर पहुँच गई कि मैं ही अपराधी हूँ। तो इसलिए वो अपने हाथ में एक नुकीली तलवार लेकर के एक पागल लड़की की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ी। तो ये सुनकर तो वो लड़की भी चिढ़ते हुए कहती है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम ही पागल हो। जूफिन कहता है कि सिर्फ कोई पागल ही मेरे इर्द गिर्द 3 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को नहीं देख सकता है, फिर भी तुम सिर्फ वहाँ पर छुरा घोंपने पर उतर आई। तो पागल लड़की, क्या तुम्हारे फेस पर ये 2 आंखें सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए ही हैं? तो ये सुनकर तो वो लड़की भी रोते हुए सिस्टर चूचू से कहती है कि सिस्टर किंग चैन ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो किंग चैन भी कहती है कि हालांकि मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, आखिर तुम्हारे पीछे ये जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वो कहता है कि बिल्कुल उस लड़की की तरह ये बिल्कुल डिसोबीडिएंट थे, इसलिए अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें इस चीज की पनिशमेंट दूं। तो गाइस अब इसके आगे क्या होने वाला है वो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में, क्योंकि फिलहाल तो ये वाला एपिसोड अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को इसके अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में।